स्वागत है आपका PKGS में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है यह बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर परीक्षाओं में इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और यह एग्जामिनर का एक बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है और इससे कई सारे ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो कि बच्चे हल नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, एक अति प्राचीन और बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता जो कि एक नगरीय सभ्यता थी। आज हम देखेंगे इसमें, ये हमारे इस वीडियो का इस भाग का पहला भाग है और इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता से परिचित होंगे और आगे वाले भागों में हम और भी उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियोज आपको और आगे भी प्राप्त होता रहे। तो आइए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। तो आपको सबसे पहले मैंने मैप के माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। तो अगर बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों, तो इसका जो समय सीमा थी वह थी 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, क्योंकि आपको पता है कि 1500 ईसा पूर्व में हमारी वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हो जाता है, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता होती है और यह सिंधु सभ्यता के अवशेषों पर ही इसका विस्तार होता है या इसका उदय आप कह सकते हैं होता है। तो इसकी जो समय सीमा है वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास की मानी जाती है। और जो इसका विस्तार की बात करें तो यह भारत के पश्चिमोत्तर यानी कि पश्चिम से लेके उत्तर दक्षिण यहाँ तक ये फैला हुआ था और यह लगभग 3 देशों में फैला हुआ था: अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं भारत। क्योंकि उस समय अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान एक ही में था, इसलिए ये पूरा एक ही में आता था। लेकिन आपको पता है कि 1947 में भारत का विभाजन हो जाता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, और अफगानिस्तान का विभाजन उससे पहले भी हो जाता है। तो यह बात करें इस सभ्यता की तो यह 3 देशों में इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। अब आइए डिटेल में जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसका जो समय सीमा मैंने आपको पहले ही बताया है कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास इसकी समय सीमा हमको देखने को मिलती है। और बात कर लेते हैं भारतीय प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का, तो इसका काम जो है भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, कोई भी प्राचीन सभ्यता की खुदाई इत्यादि का कार्य भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है। एक जानकारी थोड़ी सी इसके बारे में भी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं कि इसका मुख्यालय देहरादून है। किसका? भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है और इसकी स्थापना 1861 में की गई थी। और इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आगे आपको बताऊंगा। और अगर बात किया जाए सिंधु घाटी सभ्यता की सीमाओं के बारे में, तो सबसे पहले जो इसकी पश्चिमी सीमा थी, अगर आपका निर्धारण ऐसे है तो यह आपका पश्चिम हो गया, यह आपका उत्तर हो गया, यह आपका दक्षिण हो गया और ये आपका पूरब हो गया। तो जो इसकी पश्चिमी यानी कि पश्चिम विस्तार था वो आपका सुतका गेंडार था, जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित था और यह अफगानिस्तान में वर्तमान समय में पड़ता है। यह इसकी पश्चिमी सीमा थी। अगर इसकी उत्तरी सीमा की बात करें तो यह मांडा कहाँ पे स्थित है दोस्तों? चिनाब नदी के किनारे, और यह जम्मू कश्मीर में है और यह इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। अगर बात की जाए इसके पूर्वी सीमा की, तो पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर था, यानी कि उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ये इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करता था। और दक्षिणी सीमा की बात करें तो दहमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है
और गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यह दैमाबाद इसका दक्षिणी सिरा था। कई बार ये प्रश्न दोस्तों पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा कहाँ पे तक थी, पूर्वी सीमा कहाँ तक थी, उत्तरी और दक्षिणी, इसलिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इसका सीमा कहाँ से कहाँ तक इसके सीमा का विस्तार हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग के बारे में। तो भारतीय पुरातत्व विभाग जो है इसकी नींव 1861 में पड़ी है, मैंने पहले ही आपको बताया है। और सर अलेक्जेंडर कर्निंघम यानी कि जो इसके नींव रखने का जो सबसे मुख्य भूमिका क्या थी, सर अलेक्जेंडर कर्निंघम की थी और इनके द्वारा रखी गई थी। ऊपर फोटो में आप उनकी फ़ोटो देख सकते हैं। और 1861 की बात करें तो उस समय लॉर्ड कैनिंग हमारे क्या थे, गवर्नर जनरल थे 1861 में। और उन्हीं के आदेश पर अलेक्जेंडर कर्निंघम को भारत का पहला पुरातत्व सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था। यानी कि यह अलेक्जेंडर कर्निंघम भारत के पुरातत्व विभाग के पहले पुरातत्व सर्वेक्षक भी बनाए गए थे। इसके अलावा 1871 में इसे औपचारिक रूप से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में स्थापित किया गया। यानी कि 1871 में ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है परीक्षाओं की दृष्टि से, क्योंकि ये डेट वगैरह बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके बाद आते हैं 1902 में। तो 1902 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जॉन मार्शल, इनका भी बहुत नाम परीक्षाओं में पूछा जाता है। यानी कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जॉन मार्शल को निदेशक बनाया गया और उनके प्रयासों से ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी महत्वपूर्ण सभ्यताओं की खोज हुई। ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं कुछ। अब बात करते हैं दयाराम साहनी के बारे में, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जब भी जिक्र होगा तो दयाराम साहनी जी का जिक्र अवश्य होगा। क्योंकि जो सबसे पहला हमारा स्थल है 1921 में हड़प्पा, जो कि पंजाब, जो कि पाकिस्तान के साइड का है, न कि भारत। वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब में इन्होंने खुदाई करके इस सभ्यता को प्रकाश में लाया था या अस्तित्व का पता लगाया था। यानी कि अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम किस स्थल पे खुदाई से सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगा था या सबसे पहले किन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन किया था, तो हमारा आंसर होगा दयाराम साहनी। वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को प्रकाश में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि उनके द्वारा ही हड़प्पा नामक स्थान पे सर्वप्रथम खुदाई की गई थी। और वे पहले भारतीय थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख स्थल की खुदाई का नेतृत्व किया था। कौन? दयाराम साहनी। और खुदाई के दौरान इन्होंने ईंटों से बने शहर, जल निकासी प्रणाली, मोहरे, मिट्टी के बर्तन और अन्य अवशेषों की खोज की थी। दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है और बच्चे अक्सर कंफ्यूज होकर गलत ऑप्शन दे देते हैं कि दयाराम साहनी और राम दास बनर्जी जो हैं, जो दूसरे हैं, उन दोनों में कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा है कि बच्चे उनको टिक कर देते हैं और उनका ये प्रश्न गलत हो जाता है। जो राखल दास बनर्जी हैं वो हमारे दूसरे भारतीय थे जो उन्होंने एक दूसरे महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में। और किसके द्वारा की गई थी? राखल दास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? राखल दास बनर्जी के द्वारा। पहले हमारे कौन थे? दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की या उसका उन्होंने खनन किया। और दूसरे व्यक्ति थे राखल दास बनर्जी, जिन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की या उस स्थल पे उन्होंने उत्खनन का काम किया। और उन्होंने ही सबसे पहले इस स्थल की पहचान की और बताया कि यह एक प्राचीन सभ्यता का अवशेष है। और बाद में जब खोज होती है तो दोनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक ही सभ्यता के शहर होते हैं। इसके अलावा इनकी खुदाई के दौरान इन्होंने कई महत्वपूर्ण अवशेष
को खोजा, जैसे कि नालियों वाली सड़कें, ईंटों से बने भवन, विशाल स्नागार और विभिन्न मुहरे इत्यादि इनको खोज में प्राप्त हुई, जिससे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करने के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त हुई। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है यह यहीं तक है। भाग 1 में, भाग 2 में हम सिंधु घाटी सभ्यता की अन्य विशेषताओं के बारे में आपको बताएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों यह टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया तो आप सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न पुटअप करता है परीक्षाओं में तो वो आप मिस नहीं करेंगे। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखा करिए, और मेरे वीडियो को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझको भी मोटिवेशन प्राप्त होगा और मैं भी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप सभी लोगों के लिए बनाऊंगा। धन्यवाद।